हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके एजुकेशन। मेरा नाम आकाश रजक है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि प्लानिंग है, उसके लॉन्ग आंसर्स। इससे पहले हमने शॉर्ट आंसर्स और जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। आज हम इसके लॉन्ग आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ प्लानिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन इट्स स्टेप, है ना। अब प्लानिंग प्रोसेस होता क्या है? यदि हम प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो प्लानिंग प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्लान्स को सेट करते हैं और किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स है हमारी। सबसे पहली यदि हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप आता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हम जब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को सेट नहीं करते, अब वो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या होने चाहिए? वो सबसे पहला मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अनअचीवेबल ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड कर रहे हो। रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब एक तरीके से सही होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि बिना टाइम बाउंड के आप क्या नहीं कर सकते, अपने ऑब्जेक्टिव्स को यदि यूज कर रहे हो तो वो कभी भी अचीव हो जाएंगे, मगर वो आपको कोई रिजल्ट या जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने ऑब्जेक्टिव सेट करना जो कि क्लियर और स्पेसिफिक हो। दूसरा वो क्या हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड। जैसे क्या एग्जांपल दिया कि हम एक कंपनी टारगेट सेट कर सकती है कि अपनी जो सेल्स है उसको इंक्रीज करे अगले साल तक 10%, तो उसका टाइम पीरियड हो गया 1 साल और वो क्या करना चाह रही है, 10% अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सबसे पहले उसने ऑब्जेक्टिव अब सेट कर लिया। दूसरा आता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब होता है कुछ assumptions डेवलप करना फ्यूचर कंडीशंस के बारे में जो कि आपके प्लान को अफेक्ट कर सकता है या करता है ना। तो द स्टेप्स इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड मेकिंग assumptions about future condition that could affect the plan. These premises could be based on economic, social, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। मतलब किस तरीके से आने वाले कंडीशन में, आने वाले समय में किसी तरीके का चेंजेस हो सकता है और वो चेंजेस हमारे बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, उसको पहले से ही फोरकास्ट करना और अपनी प्लानिंग को उस हिसाब से क्या करना, प्रिपेयर करना। इसी को हम बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो एग्जांपल दिया, कंपनी में अज्यूम दैट इंटरेस्ट रेट, है ना, क्या होगा, स्टेबल रहेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो उसके जो भी पॉलिसीज होंगी वो कैसे रिलेटेड होंगी कि उसको इंटरेस्ट रेट से अब बढ़ने घटने से या फिर नहीं बढ़ रहा है या नहीं घट रहा, तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आ जाएगा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है अब आप वो तरीके ढूंढेंगे जिन तरीके के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने गोल तक पहुंच सकते हो। तो वंस ऑब्जेक्टिव्स और प्रेमाइसेस एस्टैब्लिश हो जाए तो मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। क्योंकि सिंपल है, एक ही तरीका नहीं होता किसी गोल्स को अचीव करने का। There are many ways to achieve the objective. There are many ways to achieve that particular goal. तो हम उसको क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल दिया, बिजनेस में डिसाइड बिटवीन एक्सपैंडिंग इट्स मार्केट ज्योग्राफिकली और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू इंक्रीज सेल। अब वो डिसाइड करेगा कि क्या अल्टरनेटिव उसके पास अवेलेबल हो सकते हैं। जब वो अल्टरनेटिव्स की लिस्टिंग कर लेगा तो इसके बाद क्या करेगा, उस अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या होगा कि एक तरीके से उसके बारे में स्टडी करेगा। किस बेसिस पे? जैसे कॉस्ट क्या है, उसकी फीजिबिलिटी क्या है, टाइम क्या है, या उसका पोटेंशियल आउटकम क्या है, कि किस तरीके से वाकई में जो उसने डिसाइड किया है या जो वो सेलेक्ट कर रहा है वो फीजिबल है कि नहीं, वो अचीवेबल है कि नहीं, वो इफेक्टिव है कि नहीं। एग्जांपल जैसे दिया, वन अल्टरनेटिव माइट बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव व्हाइल अनदर कुड यील्ड हायर रिटर्न। तो एक हो सकता है ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो मगर एक वहीं पर अल्टरनेटिव जो हो वो ज्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपका जब आपने लिस्टिंग कर ली, इवैल्यूएट कर लिया, तो उससे सेलेक्ट करना जो कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स आपके पास होगा। तो जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उनमें से जो बेस्ट होगा आपके लिए, जो आपके गोल्स को आसानी से अचीव कर सकता है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे एंड इट शुड अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट। जैसे कंपनी के कर रही है, व्हाई चूज टू एक्सपैंड टू अ न्यू मार्केट रेदर देन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट ड्यू टू लोअर, क्योंकि नए प्रोडक्ट में, है ना, लॉन्च करने से अच्छा वो क्या करे, जो ऑलरेडी उसका नया मार्केट और जो मार्केट है उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर लिया, तो एक्सपेंड करेगा मार्केट तो अपने आप ही कस्टमर रीच बढ़ेगी। इसके बाद इंप्लीमेंटिंग द प्लान। तो आपने जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, प्लान सेलेक्ट किया, उस प्लान को क्या करना, इंप्लीमेंट करना। तो दिस सेलेक्टेड प्लान इज इंप्लीमेंटेड बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड असाइनिंग टास्क। दिस रिक्वायर क्लियर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, अमंग द टीम मेंबर्स। तो कहीं ना कहीं द सेलेक्टेड प्लान क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा, रिसोर्स को एलोकेट करके, टास्क जो है उसको असाइन करके, और जिसमें क्लियर कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, मेंबर्स के बीच में। और लास्ट हमारा स्टेप होगा फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है जो प्लान हमने इंप्लीमेंट किया उस प्लान को चेक करना कि वो प्लान जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से वो प्लान वर्क कर रहा है कि नहीं। फाइनल स्टेप्स इन्वॉल्व्स
monitoring the progress of the plan and making adjustment if necessary to ensure objective, है ना, are achieved। मतलब कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऐसे एज पर प्लान चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एग्जांपल जैसे रेगुलर प्रोग्रेस रिव्यू कैन हेल्प आइडेंटिफाई द कंपनी इन मीटिंग सेल्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने प्लानिंग प्रोसेस डिस्कस करी, जिसमें सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, listing या identifying alternatives, evaluating the alternatives, selecting the alternatives, then implement the plan and then follow। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, है ना। अब यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें प्लानिंग की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि सिंपल यदि आपका कोई प्लान नहीं होगा तो आपकी कोई क्लियर डायरेक्शन भी नहीं होगी कि आप क्या चीज को अचीव करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक गोल या जो कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सके वो हमें प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? प्लानिंग प्रोवाइड करता है। उसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग हमें। तो एग्जांपल दिया है जैसे कंपनी प्लानिंग टू एंटर न्यू मार्केट, उसके लिए क्या होगा, विल हैव अ क्लियर स्टेप टू फॉलो रिड्यूसिंग कंफ्यूजन। किस तरीके से अपने कंफ्यूजन को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। दूसरा है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब आने वाली जो भी सर्टेनिटीज होती हैं, अनसर्टेनिटीज मतलब अनप्रेडिक्टेबल जो कंडीशंस आती हैं, तो उसको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले जब प्लान करते हैं तब ऑल पॉसिबल जो भी हमें चैलेंजेस आ सकते हैं, थ्रेट्स आ सकते हैं, उसको दिमाग में रखते हुए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं या फिर अंडरस्टैंड करते हैं, जो अनसर्टेनिटीज है उनको स्टडी करते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है काय में, एंटिसिपेट करने में, फ्यूचर कंडीशंस के बारे में और प्रिपेयर करने में कि जो भी हमारे पॉसिबल रिस्क या चेंजेस हो सकते हैं उसको हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो एग्जांपल, अ कंपनी में प्रिपेयर कंटीजेंसी प्लान टू डील विद सडन इकोनॉमिक आउटकम्स, है ना। तो एक कंपनी क्या कर रही है, कंटीजेंसी प्लान पहले से कोई प्लान बना के रख रही है कि यदि इकोनॉमिक डाउन होता है, एक तरीके से इकोनॉमिक में किस तरीके का डाउन आता है या रिसेशन आता है, तो उससे किस तरीके से खुद को मैनेज या हैंडल करती है। इसके बाद थर्ड फंक्शन आता है, इंपॉर्टेंस आता है हमारा इंप्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंप्रूव्स करना क्यों? क्योंकि सिंपल है, जब आप प्लानिंग करते हो तो कहीं ना कहीं जो ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज होती है वो कम हो जाती है और हमारा जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमल तरीके से क्या होता है, यूज होता है। जब वो ऑप्टिमल तरीके से यूज होगा तो हमारी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, और जो बिजनेस है वो अवॉइड करेगा क्या, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और है ना, बाय प्रिपेयरिंग बिफोर, मतलब वो पहले ही उसको दिमाग में रख लेगा कि क्या किसको काम देना है, कैसा काम देना है, ताकि वो काम से किसी तरीके से लोगों को या फिर वो पर्सन को किसी तरीके से लॉस ना हो। तो बाय प्लानिंग प्रोडक्शन शेड्यूल अ कंपनी कैन अवॉइड ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन, है ना। तो पहले शेड्यूल करके वो जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी कम कर सकती है, जो अंडर प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी बढ़ा सकती है। इसके बाद आता है एनहांस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों? क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, अलाइन करता है सारे ऑब्जेक्टिव्स को या सारे ऑर्गेनाइजेशन को टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जब सारे ही लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ वर्क करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनके बीच में वो भी क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि सिंपल है, जब हर डिपार्टमेंट, हर जो अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो फंक्शंस है, तो सब जब एक ही डायरेक्शन की तरफ वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक टीम वर्क में वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जैसे एग्जांपल दिया, सेल्स और मार्केटिंग टीम वर्किंग टुगेदर टू मीट द सेम सेल्स टारगेट, है ना, इंश्योर स्मूथ कोलैबोरेशन। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सेल्स वाला या मार्केटिंग वाला एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके या फिर कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। तो लास्ट आता है फैसिलिटेट कंट्रोल। फैसिलिटेट कंट्रोल मतलब हेल्प, क्योंकि प्लानिंग एक बेसिस करता है कहीं के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। क्योंकि जब आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी तो आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं, और जब रोड मैप ही नहीं होगा तो आप जो अभी परफॉर्म एक्टिविटी कर रहे होंगे उसको किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि वो एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सही तरीके से आपके गोल के लिए वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो प्लानिंग प्रोवाइड एक बेसिस करता है कंट्रोलिंग के। बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान, managers can compare actual performance with the planned goals and take corrective actions if necessary. जैसे एग्जांपल दिया, the actual sales are lower than the planned, corrective measures such as promotional activity can be taken। तो मतलब आप किस तरीके से प्लानिंग की मदद लेके अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या करेक्टिव जो मेजर्स हैं उनको ले सकते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस हमने पहले बात करी है। लिमिटेशंस का मतलब होता है ड्रॉबैक क्या है। यदि हम ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक में प्लानिंग में सबसे पहला आ जाता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग क्या है, रिजिड है। रिजिड मतलब इट कैन नॉट बी चेंज। व्हाई? बिकॉज आपने पहले ही सारी जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं, फ्यूचर जो अनसर्टेनिटीज हैं, फ्यूचर जो अनप्रेडिक्ट पॉसिबिलिटीज हैं, उनको पहले ही कंसीडर करके क्या करा हुआ है, आपने प्लानिंग करी हुई। तो कहीं ना कहीं आप उसको चेंज करना बाद में पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं एक इनफ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, making it difficult for business to adopt quickly to change
Once a plan is set, it may become difficult to modify. तो वही वो चीज कह रहा है, यदि प्लान एक बार सेट हो जाता है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम उस प्लान को क्या कर सके, चेंज कर सके। जैसे एक एग्जांपल दिया, कंपनी फोकसिंग हैवीली ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मे स्ट्रगल टू शिफ्ट टू डिजिटल ड्यू टू इट्स रिजिड प्लान। मतलब यदि कंपनी ने पहले ही सोच के रखा है कि वो जो चीज चला रही है या वो जो मेथड यूज कर रही है वो ट्रेडिशनल तरीके से ही यूज करेगी, उसकी पहले से ही उस चीज को लेके प्लानिंग, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, जो नया चीज आएगी या डिजिटल मार्केटिंग आएगी उसको नहीं कर पाएगी। दूसरा आता है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बात करी है, जो प्लानिंग है उसमें रिसर्च होता है, एनालिसिस होता है, अलग अलग हमें डिसीजंस लेने होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। और कहीं कहीं बड़े जो बिजनेस फर्म्स होते हैं वो कंसल्टेंट भी हायर करते हैं, जो कंसल्टेंट क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काहे के लिए वर्क करते हैं, कि वो उनके लिए अच्छे से प्लानिंग करें। कई बार हो सकता है वो जो प्लान है वो सक्सेस हो जाए, कई बार वो होता है वो प्लान सक्सेस ना भी, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूज टाइम रिक्वायर्ड होता है, रिसर्च इन्वॉल्व होती है, एनालिसिस इन्वॉल्व होती है, केस स्टडीज इन्वॉल्व होती है, तो कहीं ना कहीं एक लंबा समय हमें प्लानिंग में लगता है। तो प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव रिसर्च, एनालिसिस, इसके बाद डिसीजन मेकिंग which can take a lot of time, this can delay the decision making process especially in the fast moving, जैसे planning a new product launch may take month, delaying the time to the market। तो कहीं ना कहीं यदि हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो वो यदि हम नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम डिसीजन लेने में डिले कर दें तो उस डिसीजन लेने के डिले करने से हमें उसमें लॉस हो सकता है। डिले के कारण क्या हो सकता है, हमें काफी समय लग सकता है, या उसको प्लान करके, रिसर्च करके, एनालाइज करके, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या वांट है, उस हिसाब से। तीसरा आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है विच इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब विच कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, मतलब हो सकता है आगे जाके हमने जैसा सोचा है वैसा वर्क ना करे। तो प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट अनसर्टेनिटीज, वह अनसर्टेनिटीज को एलिमिनेट नहीं कर सकती, मगर हम पहले से ही क्या करें, कुछ चीजें को डिसाइड कर लें। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन डिस्टर्ब इवन द बेस्ट लेड प्लान्स। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है। जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो उससे काफी इंडस्ट्रीज, काफी जो बिजनेस फॉर्म्स होते हैं उन पर फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो बिजनेस था उसने जो प्लानिंग करके रखी थी, या बिजनेस ने जो चीजें डिसाइड करके रखी थी, वो एज पर किसके हिसाब से डिसाइड करके रखी थी, वो एज पर डिसाइड करके रखी थी कि किस तरीके से वो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, और उस गवर्नमेंट के डिसीजन से हमारे जो डिसीजन होंगे उनके हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं। मगर अगर किसी तरीके की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ जाता है, या कोई इकोनॉमिक चेंज आता है, गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी आ जाती है जो अनफेवरेबल हो जाए बिजनेस के लिए, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस क्या नहीं कर सकता, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी हमारी प्लानिंग के साथ होती है, भले हम कोई भी प्लान, जैसे इसमें एग्जांपल दिए, कोविड-19 पैंडेमिक डिसरप्टेड बिजनेस ऑपरेशन अक्रॉस इंडस्ट्री फोर्सिंग कंपनी टू रीथिंक देयर। तो कई ऐसे बिजनेस थे जिनको काफी नुकसान, और कई ऐसे बिजनेस भी थे जो काफी बंद हो गए, बंद होने की कगार पर आ गए। फोर्थ है कॉस्टली। ये कॉस्टली क्यों? क्योंकि सिंपल है आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ आपका टाइम कंज्यूमिंग है, रिसर्च है ना, और इसके बाद है पर्सनल एम्प्लॉइज की भी जरूरत पड़ेगी, या कई कंपनीज कंसल्टेंट भी हायर करते हैं फॉर रोड मैपिंग या फॉर प्लानिंग देयर व्हाट ऑब्जेक्टिव्स या गोल को किस तरीके से उसको प्लान करना है। तो स्मॉल बिजनेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन डिटेल्ड प्लान। जैसे एग्जांपल दिया, न्यू बिजनेस may find it expensive to hire consultant to develop a strategic plan। तो कहीं जो नया बिजनेस होगा वो उतनी कॉस्ट बेयर नहीं कर पाए, मगर वही कोई बड़ा बिजनेस होगा वो एक पूरा साल, एक पूरा महीना, एक पूरा हो सकता है 6 महीने, 7 बार, 2 साल का टाइम दे, ताकि वो मार्केट रिसर्च कर सके और नए प्रोडक्ट को उस हिसाब से लॉन्च कर सके। इसके बाद आता है फिफ्थ, ओवर डिपेंडेंस ऑन प्लान। तो ये भी एक हमारे लिमिटेशंस है कि कई बार जो हम होते हैं वो प्लान पे काफी रिलाय हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, और प्लान के साथ लिमिटेशन क्या है कि वो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस को अडॉप्ट नहीं कर पाती, और ये ओवर डिपेंडेंस के कारण क्या होता है, हमारी जो क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जब एक बार प्लान बना लिया तब आप उस प्लान में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते। जब चेंजेस नहीं कर सकते तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका इनोवेशन है, वो क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो कंपनी में इग्नोर इमर्जिंग ट्रेंड्स इफ इट इज फोकस्ड ऑन स्टिकिंग ऑन द एग्जिस्टिंग प्लान। तो कंपनी क्या करेगी, अगर अपने एग्जिस्टिंग प्लान पे ही फोकस कर रही हो तो कहीं ना कहीं जो आने वाले चेंजेस हैं उनको बिजनेस में अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, डिस्कस इट्स फीचर्स, है ना। तो प्लानिंग अगर हम बात करें, प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने में, उसके कोर्स ऑफ एक्शन को कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, एंड इट इज एसेंशियल फॉर मैनेजरियल डिसीजन दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन इन द
ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं प्लानिंग क्या है, एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेट करना, उस ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके तक अचीव करना या क्या कोर्स ऑफ एक्शन को यूज करते हुए उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना, वो एक पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो सबसे पहला फीचर इसमें गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि ये स्पेसिफिक गोल्स पे फोकस करता है, एक रोड मैप हमें प्रोवाइड करता है कि हम उस गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। दूसरा परवेसिव है, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल है, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह अप्लाई होता है। थर्ड आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस मतलब एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है, आप कहीं ना कहीं नए गोल, नए टारगेट सेट होंगे, नए टारगेट्स अचीव होंगे, नए गोल फिर सेट होंगे, कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक बार गोल अचीव कर लिया और अपने काम आपका खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, आपके फिर नए कंस्टेंट मॉनिटरिंग, रिवाइजिंग, बार बार आपके नए प्लान बनेंगे, नए प्लान के हिसाब से आपके रोड मैप बनेंगे, स्ट्रेटेजी बनेगी, फिर आप उसको अचीव करेंगे। इसके बाद है फोकस ऑन एफिशिएंसी। प्लानिंग कहीं ना कहीं एफिशिएंसी, क्यों? क्योंकि प्लानिंग जब हम करते हैं तो रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि रिसोर्सेज में किसी भी तरीके का ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो। तो जब वो नहीं होगी तो रिसोर्सेज का भी जो यूज होगा वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। और लास्ट है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक क्यों? क्योंकि प्लानिंग हमेशा हम फ्यूचर की जो कंडीशंस है, फ्यूचर के जो चेंजेस हैं उसको दिमाग में रखते हुए बनाते हैं। यदि हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हुए प्लानिंग करते हैं, इसलिए हम प्लानिंग को बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि प्लानिंग कहीं ना कहीं आने वाले समय की बात कर रहा होता है, वो बैकवर्ड लुकिंग नहीं है, वो फॉरवर्ड लुकिंग। क्यों? क्योंकि वो आगे हम किस तरीके से अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करेंगे उसके बारे में बात करता है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट सिंगल यूज प्लान एंड राइट अबाउट सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। अब ये सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान क्या होगा? तो सिंगल यूज प्लान नाम से ही आ रहा है, सिंगल यूज मतलब वन टाइम यूज के लिए होंगे। तो प्लान्स क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक वन टाइम इवेंट्स और एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। वंस द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड द प्लान इज नॉट यूज्ड अगेन। मतलब एक बार यदि हमने उस चीज को अचीव कर लिया तो वो हमारे प्लान क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर्पस क्या है? टू एड्रेस यूनिक सिचुएशन या प्रोजेक्ट दैट आर नॉट रिपीटेड इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कोई एक नया प्रोडक्ट यदि बिजनेस लॉन्च करने की प्लान कर रहा है, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, वो इवेंट होगा, है ना, और जैसे ही वो ऑफिस साइट होगा या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, अपने आप प्लान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर गोल के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपने प्लान्स को क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, इसी को आप क्या बोलोगे, सिंगल यूज प्लान। और स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं? स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं जो कि रिपीटेटिव या रूटीन टास्क के लिए होते हैं, मतलब वो रेगुलर नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? रेगुलर नेचर के, वो चेंज नहीं होते, है ना। अब नए गोल, नए टारगेट सेट करोगे, मगर वो प्लान्स जो होंगे वो सिमिलर वैसे ही वर्क करते रहेंगे। आर कंटिन्यूअस एंड आर यूज्ड टू गाइड टू डे ऑपरेशन। पर्पस क्या है? ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है काय के लिए, और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है रेगुलर एक्टिविटीज के, जो कि चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंटली। जैसे पॉलिसीज जो हमारे बिजनेस की हो गई, वो चेंज नहीं होती, है ना। प्रोसीजर्स जो हो गए वो चेंज नहीं होते, या जो रूल्स हैं ये भी चेंज नहीं होते। भले आपके नए प्रोडक्ट, नई चीजें, नई सारी चीजें आती रहे, मगर आपकी जो पॉलिसीज होगी बिजनेस की, वो क्या होगी, सेम ही होगी। जो आपके प्रोसीजर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। जो आपके रूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो कहीं ना कहीं सच एज एम्प्लॉइज कंडक्ट और कस्टमर सर्विस, तो है ना, जैसे एम्प्लॉइज कंडक्ट या कस्टमर सर्विस, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, मिशन है, विजन है कंपनी का, या कंपनी के जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारे ही क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो ये हमारे कौन से प्लान के अंदर आ जाते हैं, स्टैंडिंग प्लान के अंदर आ जाते हैं। और ये हमारा हो जाता है कौन सा, सिंगल यूज प्लान। तो ये हमारे कुछ 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस थे, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया, और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहें। थैंक यू।